हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पराशर दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है और इसको पढ़ने से पहले हम पराशर की क्रिया को समझेंगे क्या होता है। जब एक शुद्ध विलायक को विलयन से या एक तनु विलयन को सांद्र विलयन से एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो हम जानते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के कणों को खुद से आर पार होने देती है, लेकिन विलय के कण नहीं होने देती। तो जब विलय के कण यहाँ से आर पार नहीं हो पाते हैं तो हम देखते हैं कि शुद्ध विलायक के कणों का प्रवाह शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने लगता है। तो ये प्रवाह ही पराशर कहलाता है। वैसे तो देखा जाए तो विलायक के कणों का प्रवाह शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, विलयन से शुद्ध विलायक की ओर भी होता है, लेकिन विलयन से शुद्ध विलायक की ओर कणों का प्रवाह बहुत कम है। विलायक के कणों बहुत कम एयर विलयन से शुद्ध विलायक में जाते हैं, तो जबकि ज़्यादातर कण शुद्ध विलायक से विलयन में जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम नेट विलायक के कणों का प्रवाह देखें तो वह शुद्ध विलायक से विलयन की ओर माना जाएगा। इसी प्रकार इसमें नेट कण का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। तो अब हम पराशर को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों का प्रवाह पराशर कहलाता है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। परासरण और विसरण में अंतर। तो ये दोनों तरह की अभिक्रियाएं दो प्रकार के बीच में मिलने से होती हैं। तो हम यहाँ परासरण देखते हैं। परासरण में शुद्ध विलायक को विलयन से या फिर तनु विलयन को सांद्र विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखते हैं, जबकि इसमें शुद्ध विलायक को विलयन से या फिर तनु विलयन को सांद्र विलयन से सीधे संपर्क में रखते हैं, मतलब कि उनको डायरेक्टली मिला दिया जाता है। अगला अंतर है कि इसमें केवल विलायक के कणों का प्रवाह होता है और विलायक के कणों का प्रवाह शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। और इसमें विलायक और विलय दोनों तरह के कणों का प्रवाह होता है। विलायक के कणों का प्रवाह शुद्ध विलायक से होता है, जबकि या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है, जबकि विलय के कणों का प्रवाह विलायक के कणों के विपरीत होता है, यानी विलयन से शुद्ध विलायक की ओर होगा। तो विलयन से शुद्ध विलायक की ओर या फिर सांद्र विलयन की ओर होता है। अब हम पराशर दाब की परिभाषा पढ़ेंगे। यहाँ हम पराशर दाब को दो तरीके से परिभाषित करेंगे। तो पहली परिभाषा है कि हम यहाँ पे एक पात्र में हैं, जल एक विलायक की तरह कार्य करता है। अब इस पात्र में एक अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में विष विलायक से बना हुआ विलयन लेते। इस पात्र में कांच की एक नली भी लगी हुई है। तो शुरू में जब हम देख रहे हैं कि विलायक और विलयन एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक हैं, तो यहाँ पराशर की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो विलायक के कणों का प्रवाह विलायक होने लगता है। तब जब विलायक के कण विलायक से विलयन की ओर जाते हैं तो यहाँ पे द्रव की मात्रा बढ़ने लगती है और कांच में जो द्रव का स्तर है वो बढ़ने लगता है। मतलब अगर यहाँ प्रारंभिक तो पराशर की क्रिया प्रारंभ होने की वजह से ये स्तर बढ़ के इतना प्राप्त हो जाता है, अंतिम स्तर यहाँ तक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पराशर की क्रिया रुक गई होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि द्रव स्तंभ में जो द्रव होता है वो एक दाब आरोपित है। तो ये द्रव स्थैतिक दाब द्रव स्तंभ में द्रव द्वारा आरोपित है और जैसे जैसे द्रव की मात्रा इस स्तंभ में बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे दाब का मान भी बढ़ता जाता है। तो शुरू में जब यहाँ पे प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो ये द्रव की मात्रा इसमें बढ़ने लगी है। तो जैसे जैसे पराशर की क्रिया आगे बढ़ दाब का मान बढ़ता जा रहा था और जब द्रव स्थैतिक दाब का मान इतना बढ़ गया कि ये पराशर की क्रिया को संचालित करने वाले दाब के बराबर हो गया तो पराशर की क्रिया यहाँ रुक जाती है। तो हम इसको यहाँ से परिभाषित करें कि
परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो एक विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। ये हम इसको पहली परिभाषा इस तरीके से परासरण दाब को परिभाषित की है। अब हम नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं। सेकंड परिभाषा यहाँ से दी जाएगी। तो चूँकि हम जानते हैं कि विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और उस विलायक में जब विलेय पदार्थ डालकर विलयन प्राप्त करते हैं तो उसका वाष्प दाब, तो विलायक और विलयन के वाष्प दाब में अंतर के कारण ही परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है। तो इस आधार पे हम परासरण दाब को परिभाषित करेंगे। तो इसके लिए हम एक पात्र लेते हैं और इस पात्र पर भाग में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर लेते हैं। इसके एक भाग में विलायक भरा हुआ है और दूसरे भाग में विलयन भरते हैं। तो विलयन वाले भाग में एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन की मदद से हम बाह्य दाब आरोपित कर सकते हैं, और जबकि विलायक वाले भाग में एक कांच की नली लगी हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विलायक और विलयन एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक हैं। तो जब यह अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक हैं तो यहाँ परासरण की क्रिया प्रारंभ और विलायक के कणों का प्रवाह विलायक से विलयन की ओर होने लगेगा। लेकिन अगर हम पिस्टन द्वारा बाह्य दाब आरोपित करके इसका वाष्प दाब इतना बढ़ा दें कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी। तो इस स्थिति में इस परासरण की क्रिया रुक गई, इसका पता हमें कांच की नली से चलेगा। तो जब परासरण की क्रिया हो रही होती है तो ये विलायक के कण विलायक से विलयन में जाते रहते हैं। इससे विलायक तो कांच की नली में द्रव विलायक का स्तर नीचे जाता है। लेकिन जब परासरण की क्रिया रुक जाती है तो विलायक का स्तर स्थिर हो जाता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि परासरण की क्रिया रुक गई है। परिभाषित कर सकते हैं कि परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर होता है जिसे विलयन पे आरोपित परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है।